गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज 17 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट में वेलफेयर जो कैटेगरी नंबर 16 थी उसके पेपर के साथ आप लोगों के बीच कैटेगरी नंबर 16 का पेपर है एडवर्टाइजमेंट 15/2019 जो आज 17 जुलाई को इवनिंग शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो चलिए सबसे पहले आज के क्वेश्चन में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। कैटेगरी नंबर 16 का है, करनाल का युद्ध जो कि हुआ था 1739 में भारत के मुगल शासक मोहम्मद शाह और किसके बीच लड़ा गया? बाबर, अकबर, वारिस शाह या नादिर शाह? तो नादिर शाह के साथ लड़ा गया था। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को, और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है करनाल का युद्ध भी, और उसके साथ साथ तराइन का युद्ध जो कि हरियाणा के मुख्य युद्ध और विद्रोह हैं, वो सारे एग्जाम में बारी बारी पूछे जाते हैं। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, और साथ ही ये मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा अपने साथ भी ले गया था। उसके बाद है हरियाणा का गुरुग्राम जिला कब बना था? जिस वर्ष हरियाणा का गठन हुआ उसी समय हरियाणा के 7 जिलों का निर्माण हुआ था। ये आप लोग जानते भी हैं, और उन 7 में एक शामिल था कौन सा? गुरुग्राम। तो जिसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1966 में। उसके बाद है हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो जहां सबसे ज्यादा बारिश, तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा का विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप की इंजन है, उसे क्या कहते हैं? उसे किस नाम से जाना जाता है? शिमला कालका एक्सप्रेस, हिमालयन क्वीन, फेरी क्वीन या फिर आयरन लेडी? तो ऑप्शन सी फेरी क्वीन इसका सही आंसर हो जाएगा। फेरी क्वीन रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में है फेरी क्वीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फेरी क्वीन। नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पूछा गया है कि यदि 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 गुणा में 27 की क्यूब है और उसको डिवाइड किया गया है 3 गुणा 81 की पावर 4 और इक्वल में है 27, तो n का मान क्या होगा? तो सब में 3 है तो हम लोग इसको 3 से रिलेट करेंगे। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर n है, और पावर से पावर हो जाती है गुणा, तो ये हो जाएगा 2n। उसके बाद गुणा में है 3 की पावर 5, यहां लिख देते हैं 5, मल्टीप्लाई में 27 होता है 3 की पावर 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 3 की पावर 3 और उसकी पावर भी 3 है, तो पावर से पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। अब डिवाइड में अगर हम देखें तो 3 लिखा हुआ है, गुणा में 81 कितना होता है? 9 9 81, यानी 3 की पावर 4 को हम लोग 81 कहते हैं। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, और उसकी भी पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 16। इस तरीके से इक्वल में 27 है ही, और 27 को आप कितना लिख देंगे? 3 की पावर 3 इक्वल में। अब देखिए 3 की पावर है 2n, इसको रहने देते हैं। उसके बाद सारे एक साथ लिखते हैं, ये हो गया 3 की पावर 5, उसके बाद ऊपर है 3 की पावर 9, फिर ये 3 की पावर 1 और 16 और 1 कितने हो गए? 17। जब ये ऊपर जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज, ये हो जाएगा -17, और इक्वल में है 3 की पावर 3। अब देखिए 9 और 5 हो गए हैं 14, प्लस के 14 है, माइनस के 17 है, तो 3 की पावर कितनी बचेगी? -3 बच जाएगी। मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3 की पावर -3 और इक्वल में है 3 की पावर 3। अब देखिए बेस सेम होता है तो पावरें जुड़ जाती है ना, उसी तरीके से तो फिर ये कटी हैं, यानी हम लोग अब इसको कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 2n - 3, बेस सेम था, ये पावरें ऐड हो गई हैं, और इक्वल में देखेंगे तो 3 की पावर है 3। तो इक्वल का साइन हो, बेस सेम हो, तो पावरें आपस में क्या होती है? इक्वल होती हैं। हम लोग लिखेंगे इसको 2n - 3 बराबर में 3। माइनस का 3 जब दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी -3 प्लस का 3 और 3 6, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से? 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन सी था वो यहाँ से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद दिए गए मैट्रिक्स को पूरा करना है, और यहाँ से आप देखेंगे 9 और 5 की गुणा 45, 45 और 3 की गुणा 135, 5 और 7 की गुणा 35, 35 और 4 की गुणा 140, 6 की और 5 की गुणा कितनी हो जाएगी? 30, और 30 और 5 की गुणा 150। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखिएगा पहला क्वेश्चन है जो कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, तो इनके लिए आप लोग डायरेक्शन बना लेंगे आप लोग, और जैसे जैसे वो कह रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। तो नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है, साउथ है, इधर ईस्ट है, और यहाँ पे वेस्ट है, और कह रहा है कि लौकी जो है अपने घर से 15 किलोमीटर चलता है, और वो भी किस डायरेक्शन में? उत्तर दिशा में। तो हम लोग चलेंगे, ये उत्तर दिशा है, और यहाँ पहुंच गया लौकी 15 किलोमीटर चल के, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ता है, तब ये है पश्चिम की डायरेक्शन, और यहाँ पे पश्चिम की ओर मुड़ा,
यानी अब इस तरफ फेस है और कितना चला है 10 किलोमीटर, पश्चिम की ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण तो नीचे की तरफ है तो वो नीचे मुड़ता है और कितना चला है 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर नीचे चला है। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, पूर्व तो इस साइड है तो वो पूर्व की ओर मुड़ के 10 किलोमीटर चला, यानी 10 किलोमीटर तो पूरा ही चल गया, 10 गया था पश्चिम की तरफ, 10 वापस पूर्व की तरफ आया, तो यहाँ पहुंच चुका है, वो इस पोजीशन पे आ गया है। और अब देखिए 5 तो नीचे वापस आ चुका ना, कुल 15 गया था, तब यहाँ से यहाँ ये कितना डिस्टेंस बचा हुआ है उसका 10 बचा हुआ है। क्या पूछ रहा है कि वह अपने घर से किस दिशा में, वो तो यहाँ है और यहाँ उसका घर था जहां से वो स्टार्टिंग में चला था, तो वो घर से किस दिशा में है, तो घर से बताइए वो किस दिशा में, उत्तर दिशा में है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से हमारा हो जाएगा सही। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, मैथ से छोटा सा आसान सा सवाल है कि वर्गमूल में लिखा है x माइनस 1 y प्लस 2 और इक्वल में है 7। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके वर्गमूल को तोड़ने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इसके स्क्वेयर से इसका वर्गमूल कैंसिल हुआ और यहाँ बचा x माइनस 1 और यहाँ बचा y प्लस 2 और बराबर में 7 और इसका स्क्वेयर हो गया 49। देखिए अब हमें इन दोनों रकमों से 49 चाहिए और 49 तो इन दोनों की कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनकी गुणा 49 होती हो, केवल 7 को छोड़ के, कि यहाँ पे भी x माइनस 1 से भी अपने को कितना मिलना चाहिए 7 और y प्लस 2 से भी कितना मिलना चाहिए 7, यानी y की वैल्यू यहाँ से कितनी रही होगी 5, y की वैल्यू यहाँ से कितनी रही होगी 5, तभी तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पे x की वैल्यू जब वो कितनी रही होगी 8, तभी तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। तो इसीलिए जब हमसे पूछा है कि x और y की मान क्या होंगे, तो 8 और 5 जो है हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा रीजनिंग से क्वेश्चन नंबर 7, a और b भाई हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि जो a और b जो है वो दोनों भाई हैं यहाँ पे, और प्लस का साइन लगा देंगे, भाई हैं मतलब कि मेल हैं। आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रीजनिंग को करने का अपना रीजन होता है। a का पुत्र d का भाई है, a का बेटा है, ये वाला a का बेटा है यहाँ पे, जो d का भाई है यहाँ पे बनाते हैं d, और d का भाई है इस तरीके से, a का पुत्र d का भाई है। b उससे पहले दिया है कि c और d बहनें हैं, c और d जो है वो बहनें, यहाँ पे c है और यहाँ पे d है, ये दोनों बहनें हैं इस तरीके से, नेगेटिव फीमेल के लिए दोनों बहनें हैं और ये उनका दोनों का भाई है। पूछा है कि b का संबंध क्या होगा, ये a के तीनों बच्चे हुए हैं, फिर ये a के हुए हैं तीनों, है ना, क्योंकि a का बेटा ये है और इसका ये भाई है और इसकी ये बहन है, ये a के हुए। अब b इनका क्या लगेगा, तो b जो है उनके पापा का भाई है तो वो उनको चाचा लगेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर देखिए, मैथ से क्वेश्चन पूछा है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे में भरते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ए और बी जो है वो किसी काम को 8 घंटे में कर देते हैं। यदि केवल ए को खोला जाता है तो वो उस टंकी को भरने में 4 घंटे अलग लेता है, यानी केवल ए जो है वो उस काम को करने में 4 घंटे ज्यादा, यानी वो कितना काम समय लेता है, वो 12 घंटे लेता है, तो उस टंकी को भरने में 4 घंटे अधिक ले लिया। यदि केवल बी को खोला जाए, यदि केवल हमें बी से करना है काम, तो कितना अधिक लगेगा समय। अब आप इसको पानी और टंकी से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल ऐसे समझिए कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 घंटे में कर देते हैं और ए जो है वो 4 घंटे अधिक ले रहा है। अगर केवल ए करे तो 12 में कर रहा है। यहाँ पे अपन इनका एलसीएम मान लेते हैं, वो टोटल यूनिट मान लेती है, चाहे टोटल पानी मान लीजिए, चाहे टोटल यूनिट ऑफ वर्क मान लीजिए, 24। 8 इसको काटेगा, अगर 8 ए और बी को अगर 8 दिन या 8 घंटे में काम खत्म करना है तो उसको प्रति घंटे 3 यूनिट या 3 यूनिट पानी भरना होगा या 3 यूनिट काम करना होगा। ए अगर 12 घंटे में 24 यूनिट पानी भर रहा है या टंकी फुल भर रहा है तो उसको 2 यूनिट पानी पर घंटे करना है। ए प्लस बी 3 यूनिट दे रहे हैं, ए अकेला 2 यूनिट दे रहा है, ए अकेला 2 यूनिट दे रहा है तो बी अकेला कितने यूनिट देगा, 1 यूनिट देगा। और बी से करना कितना है, बी को 24 करना है और 1 घंटे में 1 यूनिट कर रहा है बी, तो बी को 24 यूनिट काम करने में कितने घंटे लग जाएंगे, 24 घंटे लग जाएंगे। इस तरीके से आप बताइए कि कितने अधिक लगे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ए और बी 8 घंटे में, और उसी से रिलेशन बताना है, पूछा ना कितना अधिक लगेगा, तो बताइए 8 घंटे से 24 घंटे कितने अधिक हैं, तो आई थिंक 16 घंटे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होना चाहिए। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग इसका कमेंट करिए और बताइए कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इस तरीके से 10 के स्क्वायर तक चले, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, सम ऑफ
स्क्वायर यानी स्क्वायर का जोड़ है, और कैसे नेचुरल नंबर का, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का बताया है, तो ये यहाँ पे लगाया गया। उसके बाद कहता है कि यदि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 20 के स्क्वायर तक चले तो उसका मान क्या आएगा। तो देखिए ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर है। ओड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, स्क्वायर में भी क्यूब में भी अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो या तो फॉर्मूला अगर पता है तो सिंपली आप लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसने बताया है ना 385, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, क्योंकि कैसे निकलता है अगर आपसे पेपर में पूछ ले, अगर वो यही पूछ लेता 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का जोड़ 10 के स्क्वायर तक कितना आएगा, तो आप कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला ध्यान रख लीजिएगा। और आई होप आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हैं, ऐसे सवाल अब पेपर में आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है 6 तक। अभी 1 से लेकर 10 संख्याएं हैं, तो आप n की जगह 10 रखेंगे, 10, फिर देखिए 10 और 1 कितने हो गए, 11 हो गए हैं, फिर 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, 20 और 1 कितने हो गए, 21 हो गए हैं, बटे में 6 है, 3 इसको 2 पे काटेगा, 3 इसको 7 पे काटेगा, और 2 जो है इसको कितने पे काट देगा, 10 को 5 पे, 5 7 35, 35 गुणा 11, 11 5 55 का 5, और 11 33 और 5 38, तो ये कितना हो गया 385, यानी ये इस फॉर्मूले से निकलता है। अब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं, इसको कैसे बोलते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। ये नेचुरल नंबर के लिए केस में था, ये इवन नंबर के केस में है। और एक सिंपल बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, और वो फॉर्मूला है 2n ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट n प्लस 1, ये फॉर्मूला, और डिवाइड करना है 3 से। और कितने हैं देखिए 2 4 6 8 10 20 तक चलेगा, तो कितनी संख्याएं हो गई हैं, n कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं, क्योंकि देखिए 1 से 20 तक 10 सम संख्याएं हैं, 10 विषम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं की बात हो रही है, तो n कितने हो गए, 10 हो गए हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 गुणा n की जगह 10, उसके बाद गुणा में है 10 और 2 की गुणा 20, 20 और 1 21, फिर गुणा 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, और डिवाइड बाय में है 3, 3 इस 21 को काटेगा 7 पे। अब गुणा करवाते हैं, 11 7 77, 77 को 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 154, और 154 को 10 से गुणा करवाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 1540। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का सी। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन की आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए आईसीडीएस की शुरुआत करी थी। और आईसीडीएस के बारे में आप जानकारी जो है महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार की ऑफिशियल साइट से भी ले सकते हैं। आईसीडीएस की स्थापना जो है वर्ष 1975 में की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए 2 4 5 क्वेश्चन तो ना हर पेपर में ऐसे मिलते हैं जिनका किसी को नहीं पता होता है। अगर कोई गलत बाई चांस बताया भी जाता है तो उसके लिए माफी भी चाहते हैं आपसे, और कमेंट में उसको हम रेक्टिफाई करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का सही आंसर वहां से आता है तो हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे, और डिटेल स्टडी जब हम लोग कर लेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग बहुत मतलब इस तरीके से बना रहे हैं कि ताकि जल्दी में सब लोगों तक आंसर पहुंचे, पेपर पहुंचे। नेक्स्ट यहाँ पे है सब्जेक्ट एलिमेंट से क्वेश्चन है, भोजन द्वारा किया जाने वाला शारीरिक कार्य। अब भोजन से क्या होता है, ऊर्जा भी मिलती है शरीर को, निर्माण में भी सहायक है, रक्षात्मक और विनिमय में भी है, तो उपरोक्त सभी यहाँ से आंसर होना चाहिए। उसके बाद क्या पूछा है, फिर से सब्जेक्ट एलिमेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं है। नहीं है तो अम्बाड़ा में है, पंचकुला में है, यमुनानगर में, सिरसा में नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहां से सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार, नंबर ऑफ टाइम्स, सर्वाधिक बार यानी नंबर ऑफ टाइम्स सबसे ज्यादा बार कौन विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। कुलदीप शर्मा, हरमोइंदर सिंह चड्ढा, सतबीर सिंह कादियान, अशोक कुमार अरोड़ा। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा हरमिंदर सिंह चड्ढा। 3 बार ये बने हैं, विधानसभा के स्पीकर रहे हैं ये। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए कितना अच्छा, एक पेपर तो ऐसा मिलेगा जिसमें करंट अफेयर का कुछ नहीं होगा, और एक पेपर ऐसा मिलेगा जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर पूछी जाएगी। तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 मिला है जिनेत पेदोया लिमा, जो कोलंबिया से हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाक्यांश, ये आपका यहाँ से सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के रूप में शामिल किया गया है। यानी वर्ष 2021 में करंट अफेयर बहुत अच्छे लेवल की है, किसे शामिल किया गया, तो उपासना कामिनेनी होगा यहाँ पे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2021 में WWF इंडिया द्वारा एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए 22 नंबर, किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन स्क्रीन पर
किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो पिक्सल की संख्या के रूप में। ऑप्शन डी मेरे ख्याल से इसका सही आंसर होना चाहिए, पिक्सल की संख्या पे। उसके बाद है करनाल का युद्ध, हमने कर लिया। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1739 में। हरियाणा का प्रथम जिला हो गया हरियाणा का चेरापूंजी, हमने कर लिया है। और रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम में हरियाणा का विश्व की सबसे पुरानी परंतु कार्यरत भाप इंजन फेरी क्वीन है। नेक्स्ट है हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कहां स्थापित की गई थी? तो हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद ये सारे सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो ये आप जानते हैं 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगाया जा चुका है। 1967 में, ठीक 10 साल बाद स्तर में, और फिर 7 और 7 14 1991 में। 67 वाला 68 तक रहा था, स्तर वाला स्तर तक रहा था, 91 वाला 91 तक रहा था। तो अब तक 3 बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। हरियाणा वन नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो वन नीति किस वर्ष? वर्ष 2006 में। तो ऑप्शन सी यहां से हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये थोड़ा सही क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरेडा बोल दीजिए, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी, सॉरी एनर्जी ई आ जाएगा, हरेडा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो किस माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की एक नोडल एजेंसी है? तो रिन्यूएबल जो सोर्सेज है, जो रिन्यूएबल है, जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया है, स्मॉल हाइड्रोटाइड्स हो गई हैं, तो यानी नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स होते हैं, गैर परंपरागत। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, जो यहाँ पे है नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? आपको पता ही है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? फटाफट से कमेंट करिए, बताइए। इन सब का बताइए कि नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है, रात्रि अंता, सकरवी किससे होता है, और वर्णांधता जो है रोग, ये किस विटामिन की कमी से होता है। हरियाणा में पहली रेलगाड़ी 1873 में कहां से कहां तक चली थी? तो रेवाड़ी के बीच चली थी। तो रेवाड़ी से कहां भाई? दिल्ली से रेवाड़ी चली थी पहली ट्रेन। और जो रोहतक है, ये आप लोगों को पता है, 2015 में जो पहली जो ट्रेन चली थी सीएनजी वाली, वो रोहतक से रेवाड़ी के बीच चली थी। उसके बाद हरियाणा में कुल बंजर भूमि, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल अनुमानित है। तो बंजर भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है हरियाणा में? 43। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए 2-3 बातें हैं यहाँ से। अगर हम लोग कृषि में, हम लोग पढ़े हम एग्रीकल्चर में, तो हरियाणा की लगभग 83.34% जो भूमि है वो कृषि योग्य है। 83.34%। अगर हम यहाँ से लेके चलें कि 83.34% को अगर 100 में से माइनस कर दे, तो लगभग अनुमानित फिर ऑप्शन डी हो जाता है 15%। और अगर हम लोग हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें, तो वहाँ पे बताया भी गया है, ऑफिशियल वेबसाइट पे haryana.gov.in, आप लोग देख सकते हैं कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 11% पर थार रेगिस्तान के नजदीक रेत के टिब्बों की महत्वपूर्ण निरंतरता है, और एक ऐसी पट्टी बनाती है जो बंजर भूमि से संबंधित। तो 11 तो वो भी बता रहा है, तो मतलब कि कम से कम 11। अब देखिए एचएसएससी क्या आंसर बताता है और आपको क्या लगता है कि कितने प्रतिशत पे है? तो आप अपना कमेंट करिएगा। डाउटफुल है ये कि कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 44,211 का कितना प्रतिशत जो भूमि है वो बंजर भूमि के रूप में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में 1969 में अपनाया गया था। चौधरी बंसीलाल ने दूसरी भाषा क्या बनाई थी? तमिल को बनाया था। जबकि वर्ष 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया था? तो पंजाबी भाषा को। पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का यहाँ पे द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिला था, जबकि 1969 में तमिल को दिया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जिलों का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। किस जिले का है भाई? तो सिरसा जिले का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिरसा जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो घनत्व न्यूनतम है। कितना है जनसंख्या घनत्व बताइएगा, सिरसा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सब्जेक्टल इवेंट है फिर मारकंडा नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो मारकंडा नदी अंबाला से हरियाणा में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उसके बाद है फिर से विटामिन से क्वेश्चन है। तो अगर वो पहला क्वेश्चन आपने सही जवाब दे दिया तो आप यहाँ पे भी दे पाएंगे। 1 से 5 वर्ष से आयु, वैसे तो सब्जेक्ट एलिमेंट ही मानिए इसको, बालकों में अंधेपन का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन डी की कमी से? उसके बाद है ये मैथ का सवाल हमने कर लिया। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर।
और वैसे भी आपको पता है विटामिन ए जो है वो रतौंधी का सबसे बड़ा कारण है। तो विटामिन ए आप लोगों को पता, सारे विटामिन को पता ही है कि किस किस की कमी से कौन सा रोग होता है। और एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल हो गया कहाँ पे, यमुनानगर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ से सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर है हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहते हैं। तो जगाधरी है ऑप्शन में, नारनौल, कैथल, कुंडली या फिर जगाधरी। तो जगाधरी हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सही, पीतल नगरी के नाम से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है। ये हम लोग परसों 2-3 दिन पहले हम लोगों ने करा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, दयाराम साहनी और सर मार्टिमर व्हीलर। ये चारों के चारों जो हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक रह चुके हैं, ये चारों के चारों। पर अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है ये प्रथम महानिदेशक थे ये। और जो आज एएसआई का हम लोग जो रूप देख रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, ये वर्ष 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। और उस समय जो वायसराय थे वो चार्ल्स जॉन कैनिंग थे, यानी कैनिंग जो उस समय वायसराय थे। और उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है पहले महानिदेशक हुए थे। कब से कब तक रहे थे, तो 1871 से लेकर 1885 तक रहे थे। और अगर पेपर में पूछा जाए कि पहले भारतीय, दयाराम साहनी हुए थे पहले भारतीय जो प्रथम महानिदेशक बने थे, वो थे दयाराम साहनी। और ये कब बने थे, 1931 से लेकर 1935 तक। दयाराम साहनी कब से कब तक रहे थे, 1931 से लेकर 35 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे। काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सर मार्टिमम व्हीलर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये क्यों दिया गया है, क्योंकि आजादी के समय, आजाद भारत के समय 1944 से लेकर 1948 तक, 47 में बन चुके थे, आजाद हो चुका था भारत, लेकिन फिर भी इसलिए कहते हैं कि आजाद भारत में पहले प्रथम महानिदेशक बने थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है ये, आप लोगों को ध्यान रखना है। और कई बार यहाँ से ये देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और 2-3 दिन पहले हम लोगों ने ये किए भी थे। उसके बाद 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव वर्ष 1946 में पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में मनाने वाला नाग पूजा का त्योहार कौन सा है। तो गुगा नवमी है नाग पूजा का त्योहार। उसके बाद है यहाँ से सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन और सामान्य 80 नंबर, शिफ्टिंग खेती को किस रूप में जाना जाता है। तो शिफ्टिंग खेती को स्लैश एंड बर्न खेती के रूप में जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न खेती के रूप में भी किसको जान, झूम खेती आपने नाम सुना, झूम, वो अब ऑप्शन में नहीं है। तो स्लैश एंड बर्न खेती के रूप में किसे जाना जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। उसके बाद कट एंड कॉपी कमांड से टेक्स्ट को कॉपी या कट करने के बाद टेक्स्ट को कहाँ पे रखा जाता है। अब मान लो कोई कॉपी कर ली हमने चीज, वो वहां से चली गई है, या कट कर लिया है तो वहां से, तो वो किस में सेव रहती है, तो वो क्लिप बोर्ड में सेव रहती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये कहाँ पे सेव रहती है, क्लिप बोर्ड में वो सेव रहती है। उसके बाद है सब्जेक्ट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर है पश्चिमी घाट को किस रूप में भी जाना जाता है। तो सह्याद्री के रूप में जाना जाता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट एलिमेंट है पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था। पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था, कई बार ग्राम सचिव में भी पूछा गया था, नवाब फिदाई खान। ऑप्शन सी हो जाएगा, पिंजौर बाग का वास्तुकार था। हरियाणा का फरीदाबाद जिले में स्थित है नाहर सिंह स्टेडियम। तो नाहर सिंह स्टेडियम है फरीदाबाद में, और किस खेल से जुड़ा है ये स्टेडियम है, तो ये क्रिकेट का स्टेडियम है। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अलग अलग है ना, नाहर सिंह से फरीदाबाद चले जाते हैं, लेकिन नाहर सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य बताइए, ये थोड़ा अलग हो जाता है। तो उसके लिए आप लोगों को अलग से रेवाड़ी को याद करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सब्जेक्ट एलिमेंट क्वेश्चन है फिर हरियाणा, ये कल वाले पेपर में भी था। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना घरौंडा में की है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद हिंदी से पूछा गया कि अपादान का अर्थ क्या है, अलग होना, कर्ता ने, कर्म से, करण के लिए, संपादान से, ऐसे पढ़ते हैं संपादान अपादान हम लोग, तो कारक में है। और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान का क्या अर्थ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग होना। अपादान मतलब अलगाव की बात हो रही है। कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, कम बोलने वाला मितभाषी हो जाएगा। उसके बाद सेना शब्द में क्या एक व्यक्ति की बात हो रही है, क्या कोई भाव स्पष्ट हो रहा है, कोई पदार्थ है, नहीं, समुदाय है, समूहवाचक कह लीजिए, तो समुदायवाचक संज्ञा है। अब विस्मयबोधक चिन्ह है यानी आश्चर्य सूचक चिन्ह कौन से अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। तो ये विस्मयबोधक होता है, हम लोग जानते हैं इसको क्या होता है, विस्मयबोधक चिन्ह होता है ये। और कल सुबह इंग्लिश के जो इसके क्वेश्चन अभी तक नहीं है, तो इंग्लिश के क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के बीच होंगे। और बहुत बेसिक से सिंपल से इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, कमेंट सेक्शन में भी वहाँ पे उनके आंसर आप लोगों को बता दूंगा जैसे ही पेपर ये मिलता है। तब तक के लिए देखते रहिएगा। और अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगे कि गलत हो गए हैं या सही नहीं बताए गए, तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप मतलब उसको
स्वीकार भी करेंगे, कोई किसी प्रकार की ईगो से नहीं आप लोगों के साथ कि भाई नहीं मानेंगे, अगर कोई गलती है तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और उससे के लिए माफ़ी भी चाहेंगे कि कोई बाई मिस्टेक अगर गलत बता दिया भी गया है तो। क्योंकि लगातार रीडिंग में कई बार गलत पढ़ जाते हैं, नहीं जो वर्ड होता है ना वो नहीं देख पाते हैं, तो थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक अगर है तो उसके लिए माफ़ी एडवांस में ही आप लोगों के लिए। और देखते रहिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।